हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको गिवन है कि 70 कैलोरीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 से 35 तक। ठीक है, अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इन कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू सेम रेंज बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले तो है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जो जो हमारे पास सबसे पहला केस है। तो उसमें जो हमारा हीट है Q2 ले लेते हैं उसको हम। ठीक है, और उसकी वैल्यू है NCP डेल्टा टी। ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, और उसको हम ले लेते हैं Q1, जो कि हमसे पूछा गया यहाँ पे Q1 की वैल्यू वो है यहाँ पे N/CV डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं Q1 की वैल्यू को निकालनी है पहली बात तो Q1 लिख लेते हैं Q1/Q2, दोनों एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करा दिया आपस में, वो बराबर आएगा NCV डेल्टा टी अपॉन NCP डेल्टा टी। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एन एंड डेल्टा टी है वो दोनों सेम है हमारे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज भी सेम है हमारे यहाँ पर, मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो जो हमारा डिपेंड करता है वो सिर्फ CV/CP पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखो Q1 होगा यहाँ से मेरे पास CV/CP इंटू Q2, राइट। अब देखो CP/CP तो हमको पता है गामा होता है, राइट। तो यहाँ से हम लिख लेंगे Q2/गामा हमारा Q1 की वैल्यू है। ओके, और हमको यहाँ पे ऊपर गिवन है कि इनिशियल जो स्टेट है हमारे पास उसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी गिवन है। तो यहाँ से हम CP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और CP की वैल्यू कैलकुलेट करके हम डिटरमिन कर लेंगे यहाँ पे कौन सी गैस है यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर Q2 को ले लो यहाँ पे इक्वल टू 70 कैलोरीज, 70 इज इक्वल टू एन है हमारे पास 2 मोल्स इंटू CP हमको वैल्यू चाहिए है इंटू डेल्टा टी है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो CP की वैल्यू आएगी इक्वल टू 70/10। ओके, तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इक्वल टू 7। ओके, अब देखो क्या है कि यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन पता है CP-CV इज इक्वल टू R। ठीक है, अब R की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कैलोरी चाहिए हमको। ठीक है, जो कि होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से CP की वैल्यू मुझे पता है 7 है, माइनस CV की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो यहाँ से CV ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा 5, बिकॉज इसको अगर हम 2 ले रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से CV 5 आ जाएगा, राइट। तो CP/CV की वैल्यू हम यहाँ पुट करा देंगे इसमें, तो CP/CV इक्वल टू गामा, जो कि वैल्यू आएगी हमारे पास 7/5 इक्वल टू 1.4, राइट। तो गामा की अगर वैल्यू होगी 1.4, तो Q2 हमारे पास है कितना है 70 कैलोरीज। ठीक है, अपॉन 1.4, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी Q1 की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से इक्वल टू 50 कैलोरीज। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल सोल्यूशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन, और हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, Hello everyone. So the question is Earth received 1400 watt per meter square solar power if all the solar energy falling on the length of area 0.2 meter square is focused onto a block of ice of mass 280 grams. The time taken to melt the ice will be in minutes and the latent heat of fusion is given of ice, that is 3.3 into 10 the power 5 joule per kilogram. Okay, so let's start the solution. In the question they are saying that there is a power solar power which is focused on a lens. Suppose this is the lens, focused on a lens, and the area of this lens is 0.2 meter square, and after that these rays are focused on the block of ice. Suppose this is the block of ice and the mass of this ice is given, which is 280 gram, or I can also write it into the kilogram, which is 0.28 kilogram. Okay, so now I can say that the solar power which is received by the this much area 0.2 meter area is can be written as the solar power which is received by
0.2 meter square area, that can be written as 1400, which is the solar power, into this much area, that is 0.2, which is equal to 280 watt. This is the power which is received by this lens, whose area is 0.2 meter square. Okay, now this heat is focused on the ice, so heat required by the ice to melt, heat required by ice to melt is given as heat required to melt the ice. When ice is melting, that means it changes phase from solid to liquid, so the heat can be given as heat required to melt of ice, that is given as ml, where m is the mass of ice and l is the latent heat of fusion. Why this heat is coming? Because when ice is melting, at that time phase is changing from solid to liquid, and for phase change the heat is given as m into l. So the value of m, that is 0.28 kilogram, into latent heat is given in the question, which is 3.3 into 10 the power 5. So this heat is coming out to be 9.24 into 10 the power 4 joule. So this much heat is required by the ice for melt, and this heat is given by this solar power. So I can write that heat given by solar power, which is power into time, this heat, that is equals to the heat required by the ice, 9.24 into 10 the power 4. So from here time will be 9.24 into 10 the power 4 upon power. The value of power we already calculated, that is 280 watt. So after simplifying this, finally I have the value of time, that is equals to 330 second. And if I want to calculate this time in minute, so it will be 330 upon 60, because 1 minute is equals to 60 second. So it will be almost 5.5 minute. Okay, so this is the time taken by the ice to melt. So this is the answer. Okay, thank you. Hello everyone. So the question is, a substance of mass m kilogram requires a power input of p watts to remain in the molten state as its melting point. That means it is in the liquid state. When the power source is turned off, the sample completely solidifies, that means convert into solid, in time t seconds. The latent heat of fusion of the substance is. Now start the solution. In the question they are saying that there is a substance, suppose this is my substance, which is having mass, and we supplied p power to it, p watt power supplied to this. So the heat released by this, heat released in, it's released, heat released in t time is given as heat released in t time, which is equals to power into time. This is the heat released, p into t, or I can say the energy in t time. Now they are saying that they turn off the power. When they turn off the power, at that time this substance, which is in liquid state, is completely turns into the solid. That means at temperature T, when we turn off the power, at that time the liquid is completely changed into solid. That means there is a phase change, and when there is a phase change, the heat is given by m into L. In this condition, heat is written as m into L, where L is the latent heat of fusion and m is the mass. So now from energy conservation law, we know that there is no heat loss and no heat gain. That means heat is neither created nor destroyed. That means I can say that heat released is equal to the, heat released is equal to the heat absorbed. Heat released is equal to the heat absorbed.
So now heat released at time t is given as P into T, where P is the power and T is the time, and heat absorbed is written as M into L, which is the at T temperature when my liquid is converted into solid. So now from here the L can be written as L, which is the latent heat of fusion. L is equals to P into T upon M. So this is the latent heat of fusion of that substance. Now just check the options. The third option, which is the PT upon M, power into time upon mass, is the correct answer. Okay, thank you. Hello everyone. So the question is, the temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degree to 90 degree centigrade by adding steam to it. Calculate the mass of the steam required for this purpose. Okay, so let's start the solution. In the question they are saying that there is 100 gram of water. Suppose this is 100 gram of water which is at temperature of 24 degree centigrade, and we want to change its temperature from 24 to 90 degrees centigrade, and to achieve this purpose we are going to add steam it into. Okay, so now in this process heat gained by the water is written as heat gained by water after adding the steam. Heat gained by water, suppose this is QW. Okay, so this QW can be written as MC delta T, where M is the mass, C is the specific heat, and delta T is the temperature difference. Now the weight is given as 100 grams, so I am going to change it into kilogram by dividing it into 1000 into value of C, which is the specific heat of water, that is 4200 joule per kilogram per degree centigrade, into delta T, temperature difference is, my water is changing its temperature from 24 to 90. That means 90 minus 24, so it will be 66. Why 66? Because it is 90 minus 24. Now solving this, we have the value of heat gain by water, that is coming out to be 27720 joule. Now this heat is coming from the steam, but the temperature of steam is not given, so we assume that steam is converted into the water after adding into it. So there is a phase change of steam, that the vapor is changing into the liquid. So this heat can be equals to mass of steam and the latent heat of fusion, that is equals to this heat 27720. So from here I can write mass of steam, that is equals to 27720 upon latent heat, which is given as 540, changing it into joule, so it is 10 to the power 3 into 4.2. So now the mass of steam is coming out to be 0. This is S mass of steam, ms, that is coming out to be after calculation 0.01222 kilogram. So if we add this much amount of steam to the water, then my water achieve the purpose in which it changes temperature from 24 degree to 90 degree centigrade. Okay, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि अ लेड बुलेट जस्ट मेल्ट्स व्हेन स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल। तो कोई एक ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल में लेड की बुलेट आ रही है और लेड की बुलेट इसके अंदर जाते ही मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने का मतलब कि उसका टेम्परेचर राइज करता होगा और टेम्परेचर राइज करने के बाद वो टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता होगा, तो वो मेल्ट कर जाता होगा। ठीक है, assuming that 25% of the heat is absorbed by the obstacle, तो इसने 25% हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो 75% जो हीट बची हुई होगी उसका यूज इसके टेम्परेचर चेंज में हुआ होगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री, पहले टेम्परेचर 27 डिग्री था, मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री, तो डेल्टा टी आपका 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यानी कि इतना टेम्परेचर चेंज होगा इस हीट की वजह से। स्पेसिफिक हीट ऑफ प्लेट बताया गया है 0.03 और आपको इसका मास बताया गया है क्या,
और आगे बताया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 6 कैलोरी। ठीक है, 6 कैलोरी उसने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता के रखा। अब देखो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आपका हीट का हो गया, जिसमें क्या हो रहा कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका 75% कन्वर्ट होकर के इसका टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। टेम्परेचर राइज करने का मतलब एम एस डेल्टा टी, और प्लस इसको मेल्ट कर रहा होगा। मेल्ट का मतलब एम इंटू एल। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब ये कैसे आया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका 75% इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है प्लस इसको मेल्ट कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7.75, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 एम। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0.03 कैलोरी पर ग्राम, तो 0.03 कैलोरी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 300 इंटू 300 प्लस का एम इंटू एल। एल कितना दिया है, 6 कैलोरी, तो 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है, 4.2 जूल्स, जो कि उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बता के रखा है यहाँ पर। तो आप कैलोरी को जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.75 इक्वल्स टू 0.03 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस का 6 इंटू 4.2। तो यहाँ से आपको वी स्क्वायर के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो वी का वैल्यू आ जाएगा 12.96 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो सिंपल सा था। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, कि हमें सिंपल सा ये देखना था कि जो हीट रिलीज हो रही है 75% वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। बस उसके बाद फिर आपका सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, थैंक यू।